हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सानिया कसूर और बेचारी ज़ैनब का किस्सा, पूरी कौम अभी तक गम में है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, BBC देख लें, आप CNN देख लें, पाकिस्तानी मीडिया देख लें, हत्ता कि भारत का मीडिया इस मसले को इंसानी बुनियादों पर उठा रहा है। आज पार्लियामेंट में भी बात गश्त आई। खुर्शीद शाह साहब सही कह रहे थे कि अगर हम अपनी बच्चियों को महफूज नहीं कर सकते तो बाकी बातें सब फजूल हैं। ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, चंद माह रह गए हैं। हो सकता है जाते जाते ये पार्लियामेंट कुछ कर जाए जो आने वाली नस्लों को महफूज कर सके। और साथ साथ नाजरीन हम ये भी बात करेंगे पाकिस्तान के ओवरऑल सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी 17 जनवरी को बाहर निकल रहे हैं। 17 जनवरी को जनाब आसिफ अली जरदारी उनको ज्वाइन कर रहे हैं और 18 जनवरी को इमरान खान उनको ज्वाइन कर रहे हैं। हमें तो शुनीद दी गई थी कि इकट्ठे बैठेंगे, लेकिन अब एक एक दिन का फ़र्क आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या अभी तक कुछ ऐसा मकाम नहीं आया कि दोनों मिल के बैठ जाएं, या फिर जो अपना अपना नुक्ता नज़र है वो अपनी जगह पर बरकरार है? हम ये तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। बहुत ही सीजनड और डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ है। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुतअद्दिद बार कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर भी रहे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब ताहिर हुसैन मशहदी साहब, सेनेटर और सीनियर रहनुमा MKM पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, मामन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके तर्जमान भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। और नाजरीन कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे PTI के मरकज़ी रहनुमा तर्जमान PTI जनाब फवाद चौधरी साहब। आपसे ही बातचीत का आगाज़ करते हैं। हर शहरी गम में है, रंज में है, और कसूर में तो हर बंदा बाहर निकला हुआ है। क्या ये मज़म्मतें और ताज़ियतें काफ़ी हैं या कुछ होगा भी सही? शौकत भाई, अफसोस की बात है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान में, खुसूसन पंजाब में, लेकिन मैं जिक्र करूँगा कसूर में, यके बाद दीगरे ये वाक़यात होते आए हैं। कौम गुस्से में आती है, टॉक शोज़ होते हैं, कई मज़म्मती करारदातें भी पेश होती हैं और फिर हम भूल जाते हैं। उसी वजह से दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा ये वाक़यात होते हैं। ये हमें एक फ़ैसला करना होगा कि आखिर इस मसले को हमने इसी तरह से उठाना है, क्योंकि ज़ाहिर है कल एक और कोई इशू आएगा, परसों कोई और आएगा, और फिर ज़ैनब बेचारी जो है वो रोज़ाना इशू आते हैं, एक से बड़ा इशू बढ़ के, और फिर कल वाला भूल जाते हैं, अगले पे हम चढ़ जाते हैं। तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, सवाल ये है कि असेंबली की आपने बात की, असेंबली क्या कर सकती है? बिल पास कर सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, लेकिन उस लेजिस्लेशन पे अमल दरामद जिसने करना है, आखिर उनकी भी कोई जिम्मेदारी आती है या नहीं? ये तो बहुत ठीक है कहना कि जी ये ऐसा मामला है जिससे पॉलिटिक्स ना की जाए। मैं कहूँगा पॉलिटिक्स तो नहीं, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर ना की जाए। इस हद डेफिनेटली इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी बनती है उससे पकड़ के पूछगछ तो होनी चाहिए, वरना तो फिर वही आई कि हम आए, बैठे, बात की और चले गए। फिर तो कल के वाक़ये को रोकने के लिए आज हमने कुछ भी नहीं किया। आपकी तरफ आऊँगा मशहदी साहब। सेनेट आधी जा रही है 2 महीने के बाद, पूरी कौमी असम्बली 4 महीने के बाद जा रही है। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ही कर जाए, कोई ऐसा इकदाम कर जाए। आज टेक अप हुआ है, दोनों सेशन मिलेंगे,
कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट तो नुमाइंदा है, जो कसूर में तोड़फोड़ कर रहा है या कसूर में रो रहा है या पूरे पाकिस्तान में रंज में है, पार्लियामान तो सबकी नुमाइंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्लियामेंट ने तो लेजिस्लेशन की हुई है, डेथ सेंटेंस है, मगर अगर कोर्ट्स इनको डेथ सेंटेंस ना दें तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? ये एक ऐसा हिनियस क्राइम है, और ये जो दरिंदे जो करते हैं इसके, ये जो बदमाश तरीन इंसान नहीं, जो जानवर ये इस किस्म की हरकत करते हैं, वो तो पुलिस के पैसे ले के छोड़ देती है कि जैसे कि पुलिस का कोई बेटी है ही नहीं। ये वो नहीं सोचते उस वक्त कि हम क्या कर रहे हैं, ये किस किस्म का क्राइम है। यही कसूर में एक गैंग पकड़ी गई थी 2015 में, जिन्होंने 3,000 से 5,000 बच्चों के साथ बेहरमती की और उनकी फिल्में बनाई और पूरी दुनिया में बेची और मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए। और वो जो है वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज गैंग है जो कि इस किस्म की चीज़ करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको बेचना, उसको पहुँचाना, वो तो हाई लेवल की है। जो पकड़ी गई थी जिसका कोई एक्शन नहीं हुआ कसूर में, 12 बच्चियों का हुआ है 1 साल में कसूर में, सेम हद में, सेम थाने में। SHO जो है बत्ता लेने के लिए उसको पता है कि इस घर में बदमाश रहती है, इस घर में अच्छा आदमी रहता है, इस घर में जुआ हो रहा है, उसको हर चीज़ पता होता है बत्ता लेने के लिए। और कैसे आजकल के SHOs है कि जिनको ये नहीं पता कि कौन शरीफ है तो कौन बच्चा है, और बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं है। हर तरह तो कैमराज आप लगाते हैं, कैमराज आप नहीं कर सकते। जब भत्ता ले रहा है फिर तो मालूम है। नहीं, कैमराज आप लगाते हैं कि जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये हिनियस टाइप ऑफ क्राइम, ये जो क्राइम है हमारी बच्चियों के खिलाफ, हमारी अपनी बेटियों के खिलाफ, ये तो आप लेके जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। कोई नुक्ता आ गया, मिलिट्री कोर्ट्स में आप इनके ऊपर लगाए, एंटी टेररिज्म लगाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। सियासी लोगों के ऊपर आप लगा देते हैं, मगर इन लोगों पे लगाए। ये लोग सियासत तो ज़बानी बेचारा कोई किसी आइडियोलॉजी को करता है या नहीं करता, ये तो हमारी कौम का मामला है। जो कौम अपनी बच्चों को हिफाजत नहीं कर सकती उसको उसका नाम निशान मिट जाता है। इसी नुक्ते पर रहेगा डॉक्टर साहब। अल्टीमेटली जो बात इधर हो रही है ये तो दुरुस्त है कि एक्शन लेना है तो एग्जेक्टिव ने लेना है, हुकूमत ने लेना है। 2015 के वाकयात, यकीनन आपको भी उतना दुख होगा, यकीनन आप भी उसी रंज में होंगे, यकीनन आप भी उतने कंसर्न्ड होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्शंस तो वो हुकूमत का फर्ज होता है। मैं आपसे बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, और अभी जो ताहिर मशहदी और नवीद कामर साहब ने गुफ्तगू फरमाई है उससे भी मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। हकीकत यह है कि 2 दिन से मैं टेलीविज़न पे आके यही कह रहा हूँ कि मेरे पास तो कुछ कहने को नहीं है। यानी 10 या 11 बच्चियों का 1 साल में कत्ल हो जाना, उनमें से 6 बच्चियाँ जो हैं उनका DNA टेस्ट ये साबित करे कि एक ही शख्स है जो सीरियल किलर भी है और सीरियल रेपिस्ट भी है, वो वहाँ पे घूम रहा है। तो ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर ये तस्वीर हमारे सामने ना आ जाती और हमारी निगाहों में उस बच्ची की तस्वीर अपनी बच्ची के साथ जुड़ी हुई हमें नज़र ना आती तो शायद इतना वावेला ना मचता। क्योंकि इससे पहले जो 10 बच्चियों का कत्ल हुआ है, 10 बच्चियों के साथ जो 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 गुनाह किया गया है उसका तो कोई हमने जिक्र नहीं सुना। इससे आखिरी जिक्र जो हमने सुना वो तो उसी बात का था जिसका जिक्र ताहिर मशहदी साहब कर रहे थे कि यहाँ पे एक गिरोह था जो वीडियोस बनाता था बच्चों की, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। एक ही शहर के अंदर 1-2 साल से ये वाक़यात हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारी इन्फोर्समेंट सर्विसेज की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठता है। मैं आज दिफा भी कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको वज़ीर आला ने क्या क्या चीज़ें की हैं और हकीकत में की हैं जिनसे हमारी इन्फोर्समेंट पंजाब में बहुत बेहतर हुई है। लेकिन कसूर के हवाले से जो गैप है वो हमें नज़र आ रहा है और वो वज़ीर आला को भी नज़र आया है। वो ख़ुद वहाँ पर गए हैं और ये जो JIT भी बना रहे हैं वो इस बात का एतराफ़ है कि हमें इससे ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए और हम कमिटेड हैं वो काम करने को। डॉक्टर साहब लेकिन इसी नुक्ते पे रहिएगा, इसी नुक्ते पे रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं एक बात अगर जी प्लीज। दूसरी बात यह है कि ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर ये तमाम चीज़ें 1 साल से हो रही हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या हमारे इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनके पास मेरे और आपके टेलीफोन टेप करने के अलावा कोई काम करने को नहीं है?
क्या ये हिफाजत जो बच्चियां हैं, इनकी हिफाजत उन पे उनको मामूर नहीं किया गया? हमारे अपने घरों में क्या बच्चियां नहीं हैं? तो ना सिर्फ हमारी ये इन्फोर्समेंट का फेलियर है या गैप है, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस का भी गैप है। डॉक्टर साहब गॉट इट। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। ये हम कसूर के हवाले से ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है, इन्फोर्समेंट का फेलियर है। आज असेंबली में भी बात हुई, ये भी एक ताना दिया जा रहा है कि इस मसले पे भी सियासत की जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस मसले पे सियासत होगी। तीसरी बात यह है कि अगर सोशल इश्यूज़ के ऊपर सियासत नहीं होगी, अगर हुकूमत को इस बात के ऊपर आड़े हाथों नहीं लिया जाएगा तो किस बात के ऊपर लिया जाएगा? तो मुझे बताएं कि सारे मामले में सियासत करना क्यों बुरा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अभी मैं देख रहा था, CNN ने 20 मिनट का पूरा इसके ऊपर जो है वो अपनी नशरियात की है। ओहो, घंटे घंटे की। BBC परसों से लगा हुआ है, CNN लगा हुआ है, इंडियन मीडिया लगा हुआ है। मैं यही बात कर रहा था पहले। बिल्कुल, जो इसमें इस वक्त जो बुनियादी स्टेटमेंट जिसके ऊपर उन्होंने पूरी डिस्कशन की वो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी कि ये पेरेंट्स का काम था कि उनको उनकी हिफाजत करे, और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर कानून के इस बयान को मजाक बनाया। मुझे खुशी है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तो खैर 3 दिन से, टू बी फेयर विद हिम, वो बड़ी खुश दिली से ये बात कह रहे हैं और कबूल कर रहे हैं कि ये फेलियर्स हैं। जब आप अपने फेलियर्स कबूल ही नहीं करेंगे तो उनको आप ठीक कैसे करेंगे? Exactly. इसमें आप देखें कि इसमें जो फेलियर्स हैं, सबसे पहले तो 5 मई 2017 को अब ये बात सामने आई है कि 5 बच्चियां, 3 साल की, 5 साल की और 6 साल की उम्र की बच्चियां, उनकी लाशें इन्हीं 2 फैक्ट्री एरियाज में मिली थी। सितंबर में मियां महमूद रशीद साहब ने, जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जमा कराई पंजाब असम्बली में और कहा कि इस मामले को डिस्कस करें। स्पीकर ने, जो कसूर ही से ताल्लुक़ रखते हैं, और लॉ मिनिस्टर ने उस रेजोल्यूशन को किल कर दिया, नहीं डिस्कस हुई। उसके बाद अब ये वाक़या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, इस 3 लोगों को फेक इनकाउंटर्स में मार दिया गया, ये कह के कि ये वो मुल्ज़मान हैं जो कि वो उस रेप में मुलव्वस थे। उसके बाद फिर ये वाक़यात हुए। इसका मतलब ये था कि वो इनकाउंटर्स फेक थे, वो लोग सही नहीं थे, आपने इसके ऊपर डिस्कशन किल कर दी। अब ये वाक़या हुआ, उसके बाद प्रोटेस्टर्स निकले, प्रोटेस्टर्स को सीधी गोलियां मारी गई। आप इसमें एक फेलियर हो, उसको आप कह सकते हैं कि चलें सरफे नज़र हो गया। 5 फेलियर्स हैं, किस किस को आप सरफे नज़र करें? फिर मसला ये है कि हुकूमत की चूंकि मॉरल अथॉरिटी नहीं रही है PMLN की, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, उनकी उसकी वजह से पॉलिटिकल अथॉरिटी सफ़र की है, और जब पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होता है। इसी नुक्ते पर रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी डिस्कशन को ज़रा एक्सपेंड करेंगे, दीगर मुल्की मामलात पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्की मामलात के हवाले से। आज कौमी असम्बली में फाटा के हवाले से नवीद कमर साहब बड़ी डेवलपमेंट हुई। फाटा की तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हो गई, लेकिन एक ओवरऑल क्वेश्चन है जो अभी बिल्कुल ही हर एक बंदे के दिमाग में है, ये अच्छा काम हो गया, सेनेट इलेक्शन भी होंगे या नहीं वक्त पर? चलो होंगे। मैं यकीन है, हम तो पहले दिन से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है उससे डिविएशन जो है वो किसी के भी फायदे नहीं। इधर इतनी विस्पर है, सैयद नवीद कमर साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध असेंबली से रिज़ाइन कर देगी, इधर से रिज़ाइन कर देगी और सेनेट इलेक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं हो सकेंगे। मुझे तो हैरत है जब बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, देखें ना, पॉलिटिकल प्रोसेस को क्या क्या उसमें वाक़यात आते हैं वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो भी चीज़ होनी है आइन के मुताबिक होनी है। कितनी स्पेकुलेशन, आप बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बड़े लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, आप बिल्कुल अंदर बैठते हैं पार्टी फैसलों में। मैं जो बात कर रहा हूँ जाहिर है कि जी हाँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हालात तब्दील हो जाए तो क्या पता नहीं, लेकिन मैंने कहा ना पॉलिटिकल प्रोसेस मैं आप पे आता हूं करना अलग बात है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था बलूचिस्तान में जो पिछले दिनों इसी कनेक्शन में ये बात, ये इस पर भी इसी कनेक्शन में हो रहा है। हुए तो
सबका ये कहना था कि ये पता नहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम होने जा रहा है, कोई चीज़ नहीं होगी, ये चीफ मिनिस्टर को हटा के असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी। आपने देखा कि नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। आखिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट ठीक है, वो नॉर्मल है, जमहूरी अमल है, इसमें आईनी अमल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आप देखेंगे कल तक अगर इंशाल्लाह इलेक्शन हो गए और सीएम नया आ गया तो थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। बड़ा अच्छा नुक्ता दिया आपने कि कल सारा क्लियर हो जाएगा। मशहदी साहब, ये दुरुस्त है कि जैसे सैयद नवीद कमर साहब एक जिम्मेदारी के साथ, एक अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आइन तो कहता है ना परपिचुएशन चले, आइनी मामला, आइनी तरीके से मामलात आगे चले। हमारे यहाँ हमेशा आइनी मामलात आइनी तरीके से आगे नहीं बढ़े। आप क्या कहते हैं? आप भी तो सिंध असेंबली में बड़े स्टेक होल्डर हैं। देखिए, पॉलिटिक्स की अपनी डायनामिक्स है, और पॉलिटिक्स जब भी आप डिस्कस करें अपनी उसकी डायनामिक्स के अंदर रह के आप करें। पॉलिटिकली आपको जो डिसीजन लेनी है वो विद इन दी आइन, जी, विद इन द कस्टम्स ट्रेडिशंस ऑफ पार्लियामेंट, और जो भी एक तरीका होता है और जो आपने अपनी गवर्नेंस का तरीका, अपनी डिस्पेंसेशन ढूंढी है। पाकिस्तान में अप्स एंड डाउन्स, एजिटेशनल पॉलिटिक्स, हर चीज़ होती है, मगर आखिर में जाके वही होता है जो कि आइन में, आइन के मुताबिक होता है। और ये जो इलेक्शंस हैं ये भी इंशाल्लाह अपने वक्त पे होंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत समझते हैं बात को, और कोई भी ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहेगा। और हमने एक एक्सपीरियंस है कि आधा वक्त हमारी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी का मिलिट्री रूल में रहा है और आधा नहीं रहा, और ये द बैक ऑफ एवरी पॉलिटिशियन ये बात जगह पे इसी नुक्ते पे, इसलिए जमहूरियत रद्दी से रद्दी जैसी भी है जमहूरियत डिक्टेटरशिप से अच्छी है। इसी नुक्ते तो आखिर में वही फवाद चौधरी साहब, जो मैंने सवाल सैयद नवीद कमर साहब के सामने रखा वही सवाल है, थोड़ी एडिशन है। जब आप अभी गवर्नमेंट की रिट बात कर रहे थे, अखलाक की आपने दीगर बातें की, गवर्नमेंट समझती है कि कुछ ऐसे इकदामात हुए उनकी रिट जानबूझ के कमज़ोर की गई, मसलन फैजाबाद वाले धरने की बात हो जाए या पहले जो बड़ा धरना आया था, हुकूमत की भी तो कुछ रिजर्वेशन है ना इस प्रोसेस में। नहीं, हुकूमत की रिजर्वेशन नहीं है। हुकूमत ये कह रही है, वफाकी काबीना ये कह रही है कि इस हुकूमत के दो अहम पार्ट्स यानी जुडिशरी और फौज उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये नैरेटिव है नवाज शरीफ जी, नैरेटिव है, कोई माने या ना माने, ये खुली बात है, ये बिल्कुल क्लियर है। जब साजिश की बात की जाती है कि साजिश हो रही है, नाम नहीं लिया जाता, लेकिन समझने वाले सब समझ, हर एक को पता है ये कह रहे हैं। जी हाँ। अब सवाल ये है कि मुझे आप ये बताएं कि अगर वफाकी काबीना और बशमूल वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा कि बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो तब्दीली कराई है, मुझे आप बताएं कि कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी काबीना जिसके साथ फौज और जुडिशरी जिसके खिलाफ साजिशें कर रही है बकौल उनके, वो हुकूमत कैसे करेगी? अगर ये उनका नैरेटिव मान लिया जाए तो वो हुकूमत खाक है। ऐसे हालात में अगर कोई डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती और डेमोक्रेटिक लीडर होता, वो कहता, वो असम्बली तोड़ता, वो लोगों के पास जाता कि भाई ये फौज और ये जुडिशरी ये हमें नहीं चलने दे रहे, आप लोग अल्टीमेट आर्बिटर हैं, आप फैसला कर दें कि इसमें फौज या जुडिशरी का नैरेटिव चलना है या हमारा चलना है। जुर्रत नहीं है इनकी कि ये लोगों के पास जाए, जुर्रत नहीं है इनकी कि नए इलेक्शंस करवाएं, बैठे हुए रोने देखें, बस आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तालाब बन गया है और भी कोई छोड़ रहे हो, मैं भी कोई स्ट्रेटेजी हो। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, मैं आपको बताऊं स्ट्रेटजी, मैं एक 30 सेकंड, स्ट्रेटजी क्या है? नवाज शरीफ साहब को नजर आ रहा है कि 28 तारीख को वो फारग हो जाएंगे और उनके 28 आखिरी तारीख है उनके मुकदमात की। उनका सिस्टम में इंटरेस्ट 28 फरवरी, उनका सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई शख्स मार्शल लॉ लगवाने में पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है तो वो नवाज शरीफ है। इसी नुक्ते पर रहेगा। डॉक्टर साहब, आपके पास सवाल छोड़ता हूं क्योंकि मुझे शार्प ब्रेक लेनी है। सवाल मेरा यही है कि जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, वजीर आजम शायद खाकान अब्बासी तो बिल्कुल डटे हुए हैं कि वो किसी सूरत में रिजाइन नहीं करेंगे, ना असेंबली तोड़ेंगे। फिर ये खतरात, ये खदशात, ये दबे लफ्जों में या ओपनली जो शिकायत हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन,
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम मुल्की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप पर एक सवाल छोड़ा था, आपकी राय चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं फवाद चौधरी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ 2-4 दिन पहले एक प्रोग्राम के अंदर वाशगाफ अल्फाज में दोनों साहिबान ने कहा था कि अपनी अपनी असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर भरपूर गौर किया गया है। उस दिन जो मुशावरत का इजलास हुआ था उसमें बाकायदा इसके ऊपर गौर किया। दोनों PTI ने और पीपल्स पार्टी ने इसका एतराफ़ जो है हम एक प्रोग्राम के अंदर कर चुके हैं। तो या नवीद कमर साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक है, या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और चौधरी साहब। मेरे लिए नवीद कमर साहब की बात चूंकि आज हो रही है तो मेरे लिए ज्यादा वैलिड है। डॉक्टर साहब, लेट मी गिव माई ओपिनियन। चलिए, नहीं, आपकी बड़ी मैं भी नवीद कमर साहब को बहुत सीनियर आदमी समझता हूँ, मगर चौधरी साहब जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं PTI के, और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने दोनों ने ऐलान किया, वो पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चौधरी साहब ओवरऑल PTI के। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हमने तो कभी डिनाई नहीं किया। बाकायदा गौर किए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस पूरी हुकूमत का टेन्योर देख लें तो आप देख लें जिस दिन से परवेज़ मुशर्रफ साहब को अदालत ले जाने की कोशिश की है, उसके चंद दिन के बाद एक धरना, फिर उसके बाद दूसरा धरना, फिर उसके बाद तीसरा धरना, फिर उसके बाद फैज़ाबाद, उसके बाद एक लीक, उसके बाद 2 लीक, उसके बाद लीक में लीक। अगर आप ये तमाम चीज़ें जोड़ें और उसके बाद आप ताज्जुब का इजहार करें कि बड़ी हैरत की बात है कि आप कह रहे हैं कि साजिशें हो रही हैं। मुझे आपकी बात के ऊपर हैरत है कि आपको हैरत है इस बात पर कि यहाँ पर साजिशें हो रही हैं। आपने इस मुल्क में क्या नहीं होते देखा, और आज आप इस तरह मासूम बन के सारे कह रहे हैं कि बड़ी हैरत की बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है कि यहाँ पे तो कभी साजिश हुई नहीं है। ठीक है आपकी बात, कभी यहाँ पे साजिश नहीं हुई इस मुल्क में, कभी इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी इस मुल्क में 58(2)B नहीं आई, कभी इस मुल्क के अंदर गलत फैसले नहीं अदालतों ने किए और फांसियां नहीं लगाई वजीर आजम को, कभी इस मुल्क में आज तक तो किसी वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। आप निकाल दें नवाज शरीफ साहब को, आपको नहीं पसंद, बाकी वज़राए आजम को देख लें। ये तमाम चीज़ें जो बलूचिस्तान की असम्बली में हो रही हैं, यहाँ हो रही हैं, वहाँ हो रही हैं, आप इस कदर हैरत का इजहार क्यों कर रहे हैं? आप समझते हैं लोगों को आपकी हैरत पर वाकई हैरानगी हो रही है कि आप इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं? तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई इतनी खास हैरानगी नहीं है। बहरहाल मशदी साहब ने कहा कि ये तो सियासत का हिस्सा है, मगर मशदी साहब को ये मालूम है कि सियासत के हिस्से में जब हम हिस्सा डालते हैं गैर यकीनी सिचुएशन पैदा करने के लिए, तो फिर उस गैर यकीनी सिचुएशन की कीमत मुल्क को तरक्की की अदायगी में करनी पड़ती है, यानी उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जो तरक्की है, जो जमहूरियत का तसलसल है, जो इकनॉमिक ग्रोथ है, लोगों का ज़रिया मुआश है, अगर हम ये कीमत देने के लिए तैयार हैं इस वजह से कि ये सियासत का हिस्सा है और हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करते रहेंगे जिससे गैर यकीनी फिजा रहे, मुसलसल रहे, आप जब हम जाएं आप आएं तो हम करें, तो ठीक है, फिर ये सियासत का हिस्सा है तो चलता रहे। हमारा ख्याल है कि सबके बावजूद हम इलेक्शन तक जाएंगे, वक्त पे इलेक्शन होगा। और अभी आपने देखा कि जेलम से चंद कदम दूर जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी बात की आपने कि इलेक्शन तक आप जाएंगे, आप इस पे बिलीव करते हैं। सैयद नवीद कमर साहब, बात तो आपकी मैंने खुद भी क्लियर कर दी, लेकिन ये जब 1 जनवरी को हुआ था, APC का इजलास हुआ था, उसके बाद फिर स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उस दिन कहा गया था, मुझे बिल्कुल याद है कि 17 तारीख को आसिफ अली जरदारी साहब भी आएंगे और इमरान खान साहब भी आएंगे। अब नई डेट सामने आ गई है कि आसिफ जरदारी साहब 17 को आएंगे, इमरान खान साहब कल फरमा रहे थे वो 18 को जाएंगे। तो क्या नहीं बन सका वो जो एक मुश्तरका लाहे अमल बनना था, इकट्ठा बैठना था? नहीं, वैसे मैं करेक्ट कर दूं, हम भी शायद अब 17 को ही जाएं। फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं आप? हम भी शायद इसको रिव्यू करें और 17 तारीख को ही जाएं। जो हमारा PTI का जो नहीं कल यानी जो फैसला नहीं सवाल हुआ, आपका इनफ्रैक्चुअस हो गया, इसको दोबारा से सवाल इनफ्रैक्चुअस हो गया जी, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है ये, मैं इसको डिलीट नहीं करवाऊंगा। तो फवाद चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि आप भी 17 को जाएंगे? गालिबन 17 कल फैसला होगा, हमारा कोर कमेटी का मीटिंग है, क्योंकि डॉक्टर तारिक कादरी साहब की तरफ से दरख्वास्त आई है कि आप 17 को जो है वो इसमें शामिल हों, तो गालिबन हम भी 17 को इसमें शामिल होंगे। तो फिर तो सवाल ये बनता है कि फासले सिमट गए अब दोनों के दरमियान जो फासले हम थे। इनके साथ अगर ये बात नहीं है, देखो अगर तो पीपल्स पार्टी हमारा नुक्ता नजर ये है कि इनमें फैसले हैं ही नहीं आजकल। गुफ्त शनीद थैंक यू होती तो फिर ये बात होती ना।
दोनों पार्टीज जो हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कॉज को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, आज से नहीं कर रही, पहले दिन से कर रही हैं, और उनकी कॉल को ही आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत हो गया। बात ये भी तो देखे ना कि आखिर कितना टाइम आप एक नाइंसाफ़ी को घसीटते रहेंगे। शुरू में डॉक्टर साहब लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तो कहा था कि अब सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, राना सनाउल्लाह नहीं, अब पूरी नून लीग की हुकूमत जाएगी। लेकिन तो ये सब दे ऑल गो हैंड इन हैंड ना। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि इस हिस्से को निकाल दो, इसको रखो? बात तो आखिर में यही आती है। और आज ना जाए, चले एंड ऑफ द टर्म तक ही जाए, लेकिन जिसका जो गुनाह है वो तो उसके ऊपर लगाया जाए कि भाई ये जो भी हुआ आपकी बीट पे हुआ, आप कसूरवार हैं। आप कसूरवार हैं। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। मशहदी साहब, आप फरमाइए, जब सारी जमातें वहाँ बैठ रही हैं, फिर हम कहते हैं इलेक्शन भी वक्त पे हो, हम कहते हैं सेनेट का इलेक्शन भी वक्त पे होगा, अगर सारी जमातें बैठेंगी बहुत बड़ी तहरीक बन सकती है। यू स्टार्ट मूवमेंट विदाउट एनी नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन अगर बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाती है, उसका तो कॉन्सिक्वेंस है ना। बहुत बड़ी मूवमेंट आपकी तारीख में आप देखो, PNA मूवमेंट जी 77 वाली, MRD मूवमेंट है जी हाँ, फिर ये अदलिया बहाली वाली सैक्रिफाइस, उसके लिए आपको चाहिए लीडर्स जो कि सैक्रिफाइस कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए लीडर जो कि जेल जा सकते हैं और जेल में आराम से बैठ सकते हैं और एहतजाज ना करें, अपना वक्त काटें जेल में। वो उसके लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल वर्कर, डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर, जिसको ये जियाला कहते हैं या इस किस्म के कारकुन, वो ऐसी एक मूवमेंट चला सकते हैं। और वो होती है वो होल पाकिस्तान। और अगर होल ऑफ पाकिस्तान नहीं होती तो वो जो आपके वाइटल स्पॉट्स हैं, फोकल कराची, फोकल पॉइंट कराची है, लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, फोकल पॉइंट्स में कम से कम मुल्तान भी आप ऐड कर सकते हैं, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, हैदराबाद, सक्कर, हर जगह पे एक मूवमेंट को लेके और उसको लेके चलना। और उसके लिए आपको एक मंजिल मकसूद चाहिए, आपको एक ये चाहिए। देखिए, एक नेशन का पॉलिटिकल कल्चर होता है। इंग्लैंड में इस किस्म करी, इंग्लैंड में खामोशी से वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक साइड एक पेमेंट के ऊपर जलसा कर देते हैं, एंड दैट्स द एंड कि जी हम ब्रिटेन से निकल जाएंगे, हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। नहीं, हमारा नहीं, हमारा कल्चर ये है कि जलसे जो होंगे, जुलूस होंगे, फायरिंग स्पीचेस होंगी, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगी और अनफॉर्चुनेटली वायलेंस होगी, और उसके बाद कुछ होगा, वो आग वाग लगेगी। एंड फिर हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो अपनी बेवकूफ़ियाँ शुरू कर देंगे, वो फायरिंग शुरू करेंगे, वो कोई फिर उसके बाद एहतजाज होगा कि उसको क्यों शहीद किया गया। और ये हमारा एक कल्चर डिफरेंट है। चौधरी साहब, जो सवाल मैंने सैयद नवीद कमर साहब से किया, जवाब डॉक्टर साहब ने भी दिया कि आप और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कह रहे थे कि हाँ रिज़ाइन करने का है। नवीद कमर साहब ने तो अपनी पार्टी पोजीशन क्लियर कर दी। आपकी पार्टी अभी भी सोचती है कि PK असेंबली से रिज़ाइन किया जाए या सेनेट और असेंबली, नेशनल असेंबली से रिज़ाइन किया जाए? नहीं, ज़रूर, हम बिल्कुल ये सोचते हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस का जो हल है वो नए इंतखाबात में है। आप ये देखें कि सेनेट के इलेक्शंस में 6 सीटें बढ़ जाएंगी PMLN की। प्रॉब्लम हमें नहीं है। हमारा प्रॉब्लम, अगर आप इलेक्शन डिले करेंगे, नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शंस होंगी, फ़ायदा हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है, कोई हमें पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि मुल्क की इस वक्त गवर्नेंस बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गई है। हमारी चाहे देखिए, बाहर से लीडर आते हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की जो हुकूमत है या प्राइम मिनिस्टर को तो मिलते ही नहीं है। वो तो जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलते हैं और मिल के वापस चले जाते हैं। ना इनकी इस वक्त कोई खारजा, ये सिर्फ क्यों ये इलेक्शन क्यों डिले करवा रहे हैं? अब कोई भी और मुल्क हो जहाँ पे जमहूरियत हो, तो जब क्राइसिस एक हद से बढ़ता है, पार्लिमानी जमहूरियत में आप क्या करते हैं? आप इलेक्शन करवाते हैं। ये क्यों नहीं करवा रहे? ये इसलिए नहीं करवा रहे, जवाब ले नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए नहीं करवा रहे कि 94 अरब रुपया जो इन्होंने अपने लोगों को दिया है, ये समझते हैं कि हम इलेक्शन खरीद लेंगे। और ये चूंकि हिस्ट्री का ये लेसन है कि कोई हिस्ट्री से लेसन नहीं लेता। भाई राजा परवेज अशरफ साहब ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने अपने हलकों में अरबा रुपया लगाया था। परवेज अलाई साहब ने अपने जो लोग थे उनको इससे भी शायद इसी नुक्ते पे चौधरी साहब, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, इनकी बेवकूफाना गलत पॉलिटिकल इसी नुक्ते पे रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपका जवाब चाहिए, फिर प्रोग्राम क्लोज भी करना है।
और नवाज शरीफ चाहते हैं राजा साहब देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कसूर का जिक्र किया और मैंने बिल्कुल अपना सर फेंक के आपके सामने एतराफ़ किया कि हमें इस पे काम करना है, ये हमारी नाकामी है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप डेरा इस्माइल खान का जिक्र करें, जहाँ पे गलियों के अंदर बरहना करके खवातीन को चलाया गया था, तो किसी ने ये तकरार, मेरी बात तो कर लेने दें, जिसके ऊपर इल्जाम आपकी पार्टी के लीडर ने लगाया कि उसने करवाया है, वो अभी भी मुल्जिम जो है इस वक्त भी पुलिस की कैद में नहीं। आप गलत नहीं कह रहे, मैंने कल भी आपकी तस्दीक की। चले आप आगे बात मुझे कर लेने दें। इसी तरह लड़कियों को गाड़ियों के अंदर जलाया गया, बांध के जलाया गया। किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी हुकूमत की गलती तस्लीम करें और रिजाइन करें। कराची के अंदर बोरियों में से लाशें निकलती हैं, सिंध के अंदर पंचायत बैठ के औरतों को बर्तनों की तरह ट्रेड करती है। मेरा बर्तन तोड़ा, मैं तुम्हारा बर्तन तोड़ता हूं और उसका क्रेडिट सुन ले मेरी बात सर। मैं सिंध की बात कर रहा हूं, मुझे अभी पूरी बात करने दें। अभी 3 दिन पहले जो है, एक दिन में पब्लिक लिंचिंग हुई, जिसमें 3 डाकुओं को लोगों ने मार दिया बगैर किसी कानून के, बगैर किसी एक्सेस टू जस्टिस के। किसी ने नहीं कहा कि हम धरना देते हैं, इस हुकूमत को रिजाइन कर लेना चाहिए। यह एतराफ सिर्फ हमारे लिए है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो हम आपके सामने खड़े हों और सर झुकाएं और एतराफ करें। तो वहां पे कौन मारते हैं? इससे पहले आपने कभी नहीं सुना कि पुलिस ने जिस दिन केपी में इलेक्शन हुआ 30 लोगों को मारा वहां पे, जब कत्लो गारत हुई, तो उसका किसी ने आज तक हिसाब नहीं लिया। लेकिन इन बातों को छोड़ें, ये तो साबित हो गया कि हिसाब सिर्फ हमें देना है, ना खैबर पख्तूनख्वा को और ना सिंध को। अब दूसरी बात करते हैं। दोनों पार्टीज ने कहा कि हम ताहिरुल कादरी के मौकफ की तायीद करते हैं। हम आपसे पूछते हैं, ताहिरुल कादरी किसके मौकफ की तायीद कर रहे हैं? अभी ये जो चौधरी साहब ने कहा है कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कौन सी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन हो जाए? वो हल्का बंदियां जिनका नतीजा अभी 2 से 3 महीने के बाद आना है, जिसके तहत इलेक्शन होने हैं। तो ये क्या किसी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का खाका खींच रहे हैं कि आज अगर रिजाइन हो जाए तो किस चीज के ऊपर इलेक्शन होंगे, कौन सी हल्का बंदी पे इलेक्शन होंगे? मैं आपको ये डॉट्स जोड़ के बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का, के पीटीआई का, इन सब का ताहिरुल कादरी के साथ मिल बैठना, किसको नहीं मालूम कि ताहिरुल कादरी किस वक्त पे कब आते हैं? एक इशारे की मार है, शाम को पैक करके चले जाएंगे, जिस वक्त उनको इशारा होगा हमें मालूम नहीं है। ये बात हमने पहले देखा नहीं है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, कर्नल मशहदी साहब बहुत शुक्रिया, सैयद नवीद कमर साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये एक डिस्कशन है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुल्क ने बार बार सीखा है कि जमहूरियत के जरिए ही मुल्क आगे बढ़ना है। इदारे मुल्क के हैं, ऐसी भी बात नहीं है, स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का, हमारी एक स्टेट है। होपफुली यही मामलात इसी तरह से आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे, जैसा हमारे सीनियर दोस्त प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहे थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।